नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BPMI ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल और फीमेल में इसकी विविधताएं होती हैं, अलग अलग होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन। तो प्रजनन आप सभी लोग जानते हैं क्यों आवश्यक है। किसी भी जाति की या किसी भी वंश की सातत्यता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवाणु या प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसको प्रजनन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो हमारे शरीर में एक पूरा सिस्टम निर्धारित होता है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। उस सिस्टम के अनुकूल या उसके तदनुरूप ऐसी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो विशेष तौर पर सबसे पहले होता है आपका टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या है, मतलब वृषण, जिसको आप वृषण के नाम से जानते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो इनकी संख्या 2 होती है और इनकी लंबाई आप जो टेस्टिस होते हैं विशेष तौर पर ये जब शिशु गर्भावस्था में होता है तो गर्भावस्था के समय ये उसके शरीर में जो उनके वृक्क होते हैं, किडनियां जो होती हैं उनके जस्ट नीचे निर्मित होते हैं। 3 महीने के बाद वो इन्ग्वाइनल कैनाल में आ जाते हैं और 7 महीने के बाद वो अपनी ओरिजिनल जगह पर जहाँ पर जो आपका सेक्रोटम होता है उसमें आ जाते हैं। किसी कारणवश अगर वो इन्ग्वाइनल कैनाल से नहीं निकल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका इस सर्जरी के माध्यम से उसको बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि टेस्टिस जो है वो हमारे एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसके बाहर होते हैं। शरीर जो होता है हमारा शरीर के बाहर होते हैं। एक सेक्रोटम थैलीनुमा पाउचनुमा संरचना होती है जिसमें वो नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता क्यों है, जानने की आवश्यकता ये है ऐसा होता क्यों है। तो हमारे शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इसके लिए जो आपके टेस्टिस में जो स्पर्म का निर्माण होता है तो उसके लिए प्रोजेक्शन जो होता है उसके लिए वो सूटेबल नहीं होता है। तो वो जो टेम्परेचर है हमारे शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है कि स्पर्म का प्रोजेक्शन हो सके। तो इसलिए ये शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में अवस्थित रहते हैं। टेस्टिस जो होते हैं इनकी स्थिति जो होती है वो शरीर में इनकी संख्या 2 होती है, एक पेयर होता है इनका। टेस्टिस का एक पूरा पेयर होता है, एक पेयर में स्थित रहते हैं, लेकिन इनकी स्थिति जो होती है वो एक दूसरे से थोड़ा आगे पीछे होती है। मतलब एक टेस्टिस जो होता है वो दूसरी टेस्टिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका हुआ रहता है। इसका कारण ये है कि जो आपके दैनिक क्रियाएं होती हैं या फिर जो और भी स्थितियां होती हैं तो उनमें इनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंच सके। हम यहाँ पर टेस्टिस को पढ़ने का प्रयास करते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। टेस्टिस जो होता है वो सेक्रोटम एक पाउचनुमा संरचना होती है उसमें ये स्थित रहते हैं। टेस्टिस अंडाकार, इनकी जो लंबाई होती है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर और इनकी जो चौड़ाई होती है वो आपकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है तो आप ये चीज विशेष ध्यान रखें। 4.5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है। सेक्रोटम में स्थित रहते हैं ये। अब टेस्टिस का काम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो हम इसको समझने के लिए टेस्टिस को हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। जब हम टेस्टिस को पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा टेस्टिस की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं टेस्टिस की जो संरचना है वो इस प्रकार होती है। सेक्रोटम में ये स्थित होते हैं। तो टेस्टिस में विशेष तौर पर बाहर से अगर इनको देखा जाए तो ये एक सेप्टम के माध्यम से 2 भागों में थैलीनुमा संरचना जो होती है वो 2 भागों में डिवाइड रहती है। और टेस्टिस जो होते हैं इनमें
विशेष खंड बटे हुए होते हैं, लोब्यूल बटे हुए होते हैं। जैसे कि आप सपोज दैट ऐसे ये टेस्टिज है, इस टेस्टिज में इस प्रकार से लोब्यूल बटे रहते हैं। इन लोब्यूल को आप टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। इन लोब्यूल्स में ये जो आपके लोब्यूल्स हैं, ये इस प्रकार से इनके जो भाग होते हैं इनको हम लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो जो लोब्यूल्स होते हैं इनमें विशेष प्रकार की सेमीफेरिकन या फिर आप इनको सेमीफेरियस जो ट्यूब्स होती हैं, इनमें कुंडलित अवस्था में सेमीफेरियस ट्यूब जो होती हैं वो स्थित रहती हैं, जिनको आप सेमीफेरियस ट्यूब जो होती हैं इनको आप शुक्रजनक नलिकाओं के नाम से जान सकते हैं। तो सेमीफेरियस जो ट्यूब होती हैं वो कुंडलित अवस्था में इनमें स्थित रहती हैं, जिनको सेमीफेरियस ट्यूबल्स के नाम से जानते हैं। सेमीफेरियस ट्यूबल जो आपके जो लोब्यूल होते हैं, तो लोब्यूल की जो संख्या होती है एक टेस्टिज में लोब्यूल आपके 250 के लगभग होते हैं। एक टेस्टिज में जो इनके खंड होते हैं उनकी संख्या लगभग 250 होती है, और हर एक लोब्यूल में कम से कम 3 सेमीफेरियस जो आपके ट्यूब्यूल होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं वो स्थित रहती हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक टेस्टिज में जो आपकी सेमीफेरियस ट्यूब्यूल हैं उनकी संख्या आपकी लगभग 800 होती है। आप इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनकी संख्या लगभग 3 होती है, 1 से 3। तो हम मैक्सिमम अगर देखें, अधिकतम अगर देखें, तो हमने जैसे मान लिया कि एक जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल है उसमें जो आपकी जो सेमीफेरियस ट्यूब्यूल है उनकी संख्या मैक्सिमम आपकी 3 है। तो अब एक टेस्टिज में जो आपके सेमीफेरियस जो ट्यूब्यूल होंगे उनकी संख्या लगभग आपकी 800 हो जाएगी। जो आपकी सेमीफेरियस ट्यूब्यूल होते हैं इनका काम होता है, इनको शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, इनका काम होता है शुक्राणुओं का उत्पादन करना, या जो आपके स्पर्म जो स्पर्मेटोगेमीट्स जो होते हैं उनको निर्मित करना, इनका उनको प्रोजेक्शन करना। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सेमीफेरियस ट्यूब्यूल होती हैं ये पर सेकंड के हिसाब से, जैसे कि इनको पर सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग कई हजारों शुक्राणु जो हैं, कई हजारों जो आपके स्पर्म गेमीट्स जो होते हैं, स्पर्मोजेनिट्स जो होते हैं उनको निर्मित करती है। तो जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, आपको ये मेंशन किया है एनसीईआरटी में, तो विशेष ध्यान रखना है इनका। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उनकी संख्या एक टेस्टिज में 250 होती है, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो एक जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें जो सेमीफेरियस जो आपकी ट्यूबल्स हैं उनकी संख्या लगभग आपकी मैक्सिमम 3 होती है। तो मैक्सिमम 3 के हिसाब से अगर हम सेमीफेरियस जो आपके ट्यूबल्स हैं एक टेस्टिज में उनकी अगर संख्या देखें तो हमारी लगभग आपकी 800 हो जाएगी। इसमें जो आपके स्पर्मोगेमीट्स जो होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक होते हैं, वो इसमें विशेष प्रकार की एक टेस्टिकुलर लोब्यूल अगर हम देखें, सेमीफेरियस एक जो कुंडलित नलिका होती है उसको अगर हम देखें तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो स्थित रहती हैं। एक होती हैं आपकी जिनको आप जो आपकी स्पर्म सेल्स होती हैं, जो आगे चल के स्पर्म में रूपांतरित हो जाती हैं, शुक्राणु में रूपांतरित हो जाती हैं। दूसरी होती है वो सहारा देने वाली कोशिका, जो एक प्रकार का फ्लूइड स्रावित करती हैं, और ये फ्लूइड जो होता है वो ये जो शुक्राणु सेल्स बने हुए हैं, जो आपके स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स हैं उन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। दो प्रकार
सेल्स हैं इसमें, एक सेल्स जो होती हैं वो इनको सर्टोली सेल्स के नाम से जाना जाता है, और एक होती हैं आपकी स्पर्मेटोजेनिक। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं वो आगे चल के आपके स्पर्म में रूपांतरित हो जाती हैं, और जो आपकी बेस सेल्स होती हैं जिनको आप सहारा देने वाली या सर्टोली सेल्स बोलते हैं, तो सर्टोली सेल्स जो होती है वो एक फ्लूइड स्रावित करती हैं जो रूपांतरित स्पर्म में जो सेल्स रूपांतरित हुई हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उनको जीवित रहने के लिए एक फ्लूइड प्रोवाइड कराता है, जिसमें विशेष प्रकार की उनके जैसे कि फ्रैक्टोज वगैरह शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए या फिर उनको विकसित होने के लिए विशेष तौर पर फ्रैक्टोज की आवश्यकता होती है। तो फ्रैक्टोज, कैल्शियम या फिर फास्फोरस वगैरह ऐसी चीजें जो है वो प्रोवाइड कराती हैं कौन सी वाली, सर्टोली सेल्स। तो इस प्रकार से सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, और उसके बाद आपका जो शुक्राणु विकसित हो जाते हैं या फिर जो शुक्राणु उत्पन्न हुए, जिन शुक्राणुओं का प्रोजेक्शन हुआ, तो अभी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। तो इस प्रकार की सीधी नलिकाओं से होकर के और आपका एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, इनका पूरा पूर्ण रूप से विकास होता है। इसमें भी एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो इनमें फ्लूइड का स्रावण करती हैं, और वो फ्लूइड इनको तैरने के लिए, इनमें मूवमेंट होता है, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो एपिडिडाइमिस में जो आपके स्पर्म पहुंचे हैं, जो अभी अविकसित हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उन स्पर्म का वो इस एरिया में रहते हैं, और उसके बाद जब कभी भी इजैकुलेशन की स्थिति होती है तो फिर ये आपका बेस डिफरेंस जो होता है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं डायग्राम में जूम करके, तो यहाँ पर जो बेस डिफरेंस है, जब इजैकुलेशन की स्थिति बनती है तो इजैकुलेशन में क्या होता है, ये जो इसमें जो आपके स्पर्म सेल्स थे वो स्पर्म सेल्स आगे चल करके बेस डिफरेंस के माध्यम से, और इस तरीके से पूरा आपका अभी डिफाइन करके इसमें बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनकी संख्या एक टेस्टिज में 250 होती है, और जो सेमीफेरियस आपकी जो ट्यूबल्स होते हैं उनमें एक टेस्टिज में सेमी सर्कुलर जो ट्यूबल होते हैं उनकी संख्या लगभग मैक्सिमम संख्या अगर हम इनकी देखें तो वो 800 हो जाती है। यहाँ पर हमने इसको एक जो आपका सेमीफेरियस ट्यूबल है उसको समझने का प्रयास किया, तो इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, दूसरा होता है आपका सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होती हैं वो आगे चल करके स्पर्म में रूपांतरित हो जाती हैं, और जो आपका जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो उन जो रूपांतरित सेल्स हैं उन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो आप इस प्रकार से टेस्टिज को पढ़ सकते हैं। जो आपकी सेमीफेरियस जो ट्यूबल्स होती हैं उनको, वैसे तो सेमीफेरियस जो ट्यूबल होती हैं वो उनकी संख्या लगभग 800 पहुंच जाती है। तो एक जो आपका टेस्टिज होता है उसमें लगभग 250 क्या रहते हैं, ट्यूबल्स रहते हैं जो आपके स्थित रहते हैं। तो उस तरीके से आप अगर जो सेमीफेरियस आपका ट्यूबल है उसकी संख्या 800, और अगर इनको स्ट्रेस करके एक सीधी रेखा में अगर इनको तान दिया जाए, इनको खोला जाए, कुंडलित अवस्था में होती है, तो इनकी जो लंबाई है वो लगभग आपकी 20 फीट हो सकती है, 20 फीट। जो आपकी सेमीफेरियस ट्यूबल्स होती हैं इनकी लंबाई लगभग 20 फीट हो सकती है, या फिर इनकी लंबाई जो है वो 225 मीटर, जो आपकी सेमीफेरियस ट्यूबल होते हैं, जो नलिकाएं होती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती हैं, उनका कुंडलन को हम स्ट्रेस कर दें, उनको तान दिया जाए, तो उनकी जो लंबाई है वो आपकी लगभग 225 मीटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो आपका टेस्टिकुलर जो ट्यूबल होते हैं उनमें स्थित रहती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने टेस्टिज की बात की, तो टेस्टिज का विशेष कार्य क्या होता है? टेस्टिज का विशेष फंक्शन जो है, इसका मेजर फंक्शन जो है वो है आपके स्पर्म, प्रोजेक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोजेक्शन करना, जो आपके शुक्राणु हैं उनका उत्पादन करना, ये टेस्टिज का विशेष कार्य होता है। और अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिज के बाद बात हमारी आती है जो, तो हम इस प्रकार से टेस्टिज को पढ़ सकते हैं विशेष तौर पर। अब हम स्पर्म की बात करते हैं, तो व्हाट इज दिस स्पर्म? स्पर्म क्या है? आप सभी लोग जानते हैं स्पर्म। स्पर्म जो होता है शुक्राणु, जिसको आप शुक्राणु के नाम से जान सकते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो विशेष तौर पर इनकी जो लंबाई होती है इस प्रकार से कुछ स्थित रहते हैं। ये इनका शीर्ष होता है, ये मिडल एरिया है और इसको टेल बोलते हैं। इनका जो शीर्ष होता है, इस शीर्ष में डीएनए स्थित रहता है, और जो इनका मिडिल एरिया होता है, जो बॉडी होती है, उस बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्थित रहता है, इसमें डीएनए स्थित रहता है। और टेल जो होती है, टेल का विशेष फंक्शन जो होता है वो इस पूरे सेल को मूवमेंट कराना होता है, टेल के माध्यम से ही ये मूवमेंट कर सकता है। तो जो डीएनए होता है आप सभी लोग जानते हैं, जो भी आनुवंशिक लक्षण जिस प्रकार के होते हैं वो सभी डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये इनका जो शीर्ष होता है वो ये विशेष कार्य करता है, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस सेल्स को पावर, जो आपका एनर्जी होती है वो प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, जिससे ये जीवित बना रहे, इसकी जो भी क्रियाएं हैं वो नियमित रूप से चलती रहें। टेल जो होती है वो इन्हें मूवमेंट कराती है, इनको तैरने के लिए इनको उत्तरदायी रहती है। तो शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु स्पर्म जो होता है उसमें अगर आप स्पर्म को देखें तो स्पर्म में पूरा स्पर्म जो भी है उसमें 1% शुक्राणु पाए जाते हैं। संपूर्ण जो भी स्पर्म है उसमें 1% शुक्राणु पाए जाते हैं, और बाकी 90% जो बचता है आपका वो वाटर होता है, और जो आपका 9% बचा उसमें फ्रैक्टोज या फिर जो भी शरीर के लिए आवश्यक जो भी चीज़ें होती हैं, जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में फ्रैक्टोज वगैरह, प्रोटीन वगैरह स्थित रहते हैं, और इस प्रकार से इसका संगठन होता है। इसका पूरा जो कंपाउंड है वो 1% शुक्राणु होते हैं। अब एक बार के इजैकुलेशन में शुक्राणुओं की संख्या जो होती है वो 30 से 50 करोड़ होती है। वन टाइम इजैकुलेशन जो होता है उस इजैकुलेशन में शुक्राणुओं की संख्या 30 से 50 करोड़ होती है। शुक्राणु जो होते हैं वो 30 दिन तक, जो आपका एपिडिडाइमिस होता है, 30 दिन तक एपिडिडाइमिस में स्थित रहते हैं, और जो आपकी सीमिनल वेसल्स होती हैं उसमें स्थित रहते हैं। 30 दिन तक अगर इनका इजैकुलेशन नहीं होता है या फिर इनका उपयोग नहीं होता है तो ये शरीर द्वारा पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, और 30 दिन के अंदर ये पुनर्अवशोषित हो जाते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब आपको अभी जो आपने पढ़ा कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनमें जो आपका सेमिफेरियस ट्यूबल्स होते हैं वो पर सेकंड के हिसाब से कई हजार शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। तो वो शुक्राणु उत्पादन तो होता है उनका, लेकिन उस कंडीशन के हिसाब से इजैकुलेशन नहीं होता है। तो अधिकांशतः शुक्राणु जो होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो स्पर्म जो होता है शुक्राणु, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके बाद अगर अगला हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है।
प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर ये स्थित है, जो मैंने आपको एक रेड मार्कर से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो इस तरीके से स्थित रहती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो विशेष कार्य ये करती है कि जो जो फीमेल जो आपका वेजाइना होता है, तो फीमेल वेजाइना में ये उसकी जो अम्लीयता है उसको न्यूट्रल करता है, क्योंकि जीवाणु जो आपके स्पर्म है उनको जीवित रहने के लिए उनका उस अम्लीयता जो है या उसका जो जो एसिडिक मीडियम है उस मीडियम को न्यूट्रल करने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शुक्राणु वहां पर पहुंच करके और नष्ट हो जाएंगे, वो मर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जीवित रखने के लिए शुक्राणुओं को उनका मीडियम जो है उस मीडियम को प्रदान करने के लिए इनके साथ में सीमेन के साथ में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है। इनको एसेसरी ग्लैंड के नाम से हम जान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन जो मेजर आपका ऑर्गन है वो आपकी टेस्टिस है। टेस्टिस के अलावा बाकी जो भी इसमें एसेसरी ग्लैंड्स जो यहाँ पर नंबर वाइज हमने बताने का प्रयास किया है, तो नंबर 1 आता है आपका सेमिनल वेसिकल्स। जो सेमिनल वेसिकल्स होता है तो एक बार का जो आपका एजेकुलेशन होता है उसमें अधिकांशतः जो द्रव मात्रा होती है वो सेमिनल जो वेसिकल्स होते हैं उनसे स्रवित पदार्थ होता है, अधिकांश भाग उसी का होता है। और नंबर 2 पर है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिस फ्लूइड को सीक्रेट कर उसमें जो आपका टोटल जो स्पर्म है या जो टोटल सीमन है तो उस टोटल सीमन में इसका जो कार्य रहता है वो ये रहता है कि वो उसके साथ मिल करके उसमें सम्मिलित होकर के और आगे जा करके जब ये इजैकुलेट होगा तो इजैकुलेट होने के बाद यूरेथ्रा के माध्यम से जब आपका फीमेल वेजाइना में ये पहुंचता है तो वेजाइना का जो मीडियम होता है वो अम्लीय होता है। उस अम्लीय मीडियम को, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने का कार्य करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये विशेष कार्य रहता है। अब हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो द्रव जो स्रावित करती है उसका द्रव के माध्यम से, इसी के माध्यम से जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सीक्रेट हुआ है, जो फ्लूइड सीक्रेट हुआ है वो फ्लूइड स्पर्म में जाकर के मिलता है और उसमें जाने के बाद ये फ्लूइड जो होता है वो स्पर्म को मूवमेंट कराने के लिए तरल उत्पन्न करता है, तरल का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से अगला हमारा जो टॉपिक है या अगला हमारा जो टॉपिकल जो पॉइंट है वो है हमारा सीमन। वन टाइम इजैकुलेशन जो होता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो 3 ml से 5 ml होती है। और इस 3 और 5 ml जो 3 to 5 ml होती है, 3 to 5 ml में जैसा कि मैंने बताया 1% आपका स्पर्म होता है और 90% आपका वाटर, उसके साथ में जो आपका 9% होता है उस 9% में जो न्यूट्रलाइट आपके कुछ तत्व स्थित रहते हैं, कुछ अवयव स्थित रहते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्थित रहते हैं जो इसमें जो आपके स्पर्म है उनको जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो स्पर्म होता है उसकी एक विशेष गंध भी होती है जो एमिनेंस के माध्यम से जो टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज से एक और फ्लूइड स्रावित होता है या फिर एक प्रोटीन स्रावित होती है जिसको एमिनीज कहते हैं। एमिनीज जो होता है वो इनको जो सीमन है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध को उत्पन्न करता है जिससे कि उसका एक तीक्ष्ण गंध आती है या फिर आप उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका स्पर्म है, अब हम जान लेते हैं कि जो इसका पाथवे है, पाथवे क्या है, किस प्रकार से, क्या इसका एरिया है, किस प्रकार से ये पूरे उसमें रन करता है। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। टेस्टीज में क्या होता है, जो आपके शुक्राणु है या फिर जो स्पर्म है उनका प्रोजेक्शन हुआ। टेस्टीज में
स्पर्म को प्रोजेक्शन किया, प्रोजेक्शन के बाद ये आपका एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं। एक सीधी नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से एपिडिडाइमिस में जब पहुंचते हैं तो एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद जैसे ही एक आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो यहीं पर जो आपका जो बेस डिफरेंस है उस बेस डिफरेंस से जुड़ा हुआ रहता है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो मस्तिष्क से संवेदनाएं ला करके इजैकुलेशन के लिए इनको रेडी करता है। तो यहाँ पर जो आपका एपिडिडाइमिस है, टेस्टिस ने जो स्पर्म है आपके, या फिर जो आपके जो इनको आप सेल्स भी कह सकते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं, उनको जब ये विकसित करता है तो विकसित होने के बाद आपका एपिडिडाइमिस में ये पहुंच जाते हैं और एपिडिडाइमिस में इंतजार करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड से किसी भी प्रकार की संवेदना आने के लिए। जो इजैकुलेटेड जो संवेदनाएं आती हैं, जो मैसेज आते हैं, तो जैसे ही स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से इसमें इजैकुलेशन के लिए जो भी संवेदनाएं आती हैं, तो फिर यही जो आपके स्पर्म है, ये स्पर्म वास डिफरेंस में पहुंच जाते हैं। वास डिफरेंस आपका ये पूरा एरिया जो है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वास डिफरेंस है। तो वास डिफरेंस में पहुंचने के बाद ये आगे जाकर के और सेमिनल वेसिकल्स में पहुंचते हैं। सेमिनल वेसिकल्स जो होती है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंचने के बाद, सेमिनल वेसिकल्स जो होती है इसको शुक्राशय के नाम से जाना जाता है, और इसमें भी विशेष प्रकार की क्षारीय द्रव एक उत्पन्न होता है। ये क्षारीय द्रव होता है वो इस पूरे माध्यम में शुक्राणुओं का अधिकांश भाग क्षारीय द्रव का होता है। तो क्षारीय द्रव जो होते हैं वो इसकी पूरे जो आपका जो यूरेथ्रा है, या फिर जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, तो उसमें पूरा माध्यम जो होता है वो इसे जो आपका सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनका रहता है। इनमें अधिकांशतः फ्रक्टोज रहता है। सेमिनल वेसिकल्स जो सीक्रेट करता है, एक विशेष प्रकार का फ्लूइड सीक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड सीक्रेट करता है, उस फ्लूइड में अधिकांशतः क्या रहता है, फ्रक्टोज रहता है, जो शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और उस न्यूट्रिशन से उस फ्लूइड में शुक्राणु जीवित बने रहे। अब आगे चल करके जैसे ही सेमिनल वेसिकल्स तक ये पहुंचते हैं तो वो फ्लूइड उनको मिल जाता है, और उस फ्लूइड में वो फ्लो करते हैं। फ्लो करने के बाद आगे प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल्स के बीच में जो एरिया बचता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एरिया जो है तो इसको इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट से आते हुए और जैसे ही और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आपका सेमिनल वेसिकल्स और यूरेथ्रा के खुलने से पहले का एरिया, यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एरिया है वो इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद इसी रास्ते में दूसरा आपका एक एसेसरी ग्लैंड मिलेगा, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका विशेष कार्य जो रहता है, उसका विशेष एक जो सीक्रेट करता है, जो फ्लूइड सीक्रेट करता है, उसका कार्य जो फीमेल वेजाइना है उसके माध्यम को जो एसिडिक जो मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद आगे चल करके इसी के प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट आगे तो इसमें विशेष प्रकार की मटर के दाने के जैसी दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपको एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि को छोड़ करके, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको छोड़ करके जो भी वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स जो भी मिल रहे हैं, या फिर जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो हैं, ये पेयर में रहती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो ओनली सिंगल होती है। बाकी जो सेमिनल वेसिकल्स है आपका और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो हैं वो दोनों एक पेयर में रहती हैं, जोड़े में रहती हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो मटर के दाने की जैसी आकृति जो होती है, एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का काम जो होता है वो भी एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जो इजैकुलेशन से पहले
जो आपका यूरेथ्रा है, जो आपका ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के अम्लीय माध्यम को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिससे इस यूरेथ्रा में आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि शुक्राणु जो है वो, स्पर्म जो है वो डेड हो जाए। तो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत कम मात्रा में एक द्रव स्रावित करती हैं, एक लुब्रिकेंट स्रावित करती हैं, जो यूरेथ्रा के पूरे एरिया को चिपचिपा बना देती हैं, जिससे बड़ी आसानी से जो हमारा स्खलित जो एजेकुलेट सीमेंस है वो बड़ी आसानी से यूरेथ्रा के माध्यम से होकर के रन कर सके। तो यहाँ पर आप अब समझ चुके होंगे पूरा जो यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा में आने के बाद एजेकुलेट हो जाता है, और एजेकुलेट होने के लिए अब आपको विशेष ध्यान ये चीजें रखनी है कि नंबरिंग आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या एक टेस्टिज में 250 होती है, और हर एक टेस्टिज में मैक्सिमम अगर आप देखें तो सेमीफेरियस जो आपकी जो सेमीफेरियस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, तो उन सेमीफेरियस ट्यूबेल्स जो होते हैं उनका मैक्सिमम जो मार्क्स रहता है, या जो मैक्सिमम उनकी वैल्यू रहती है वो 3 होती है। तो इन मैक्सिमम 3 वैल्यू जो होती है, इस हिसाब से लगभग 800 आपके टेस्टिकुलर ट्यूबेल में, एक टेस्टिकुलर ट्यूबेल में 3, और एक टेस्टिज में जो सेमीफेरियस आपके ट्यूबेल्स हैं उनकी संख्या लगभग 800 हो जाती है। दूसरा, स्पर्म जो होते हैं किसी भी गर्भधारण के लिए या फिर जो प्रेगनेंसी के लिए, स्पर्म की जो वैल्यू होती है वो कम से कम 30 करोड़ से 50 करोड़ होना अनिवार्य है। अगर ये 20 और 30 हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति या फिर जो ऐसी स्थिति में गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फिलहाल इतना ही, और जो आपका इसका दूसरा पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके साथ हम आपसे कल फिर मिलते हैं। और इस पूरे टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद आप जो आपका प्रश्न है वो आप पुट अप कर सकते हैं। तब तक के लिए